वेलकम बैक एवरीवन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आई होप आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई, बहुत सारी स्वीट्स खाई, राइट? ओके, सो मैम ने भी बहुत सारी स्वीट्स खाई और मैम की टम्मी अब थोड़ी बढ़ गई है ना। चलो, ओके, सो अब दिवाली हो गई है खत्म, राइट? एंड नाउ वी हैव टू गेट बैक टू आवर स्टडीज। ठीक है। सो ओके, सो कमिंग बैक टू आवर स्टडीज, वी वर डूइंग इन क्लासिकल मैकेनिक्स, हम पढ़ रहे थे स्मॉल ऑसिलेशंस, राइट? एंड उन स्मॉल ऑसिलेशंस के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल करा था। नाउ व्हाट टुडे वी विल डू, टुडे वी विल डू अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द स्मॉल ऑसिलेशंस प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, लेट्स सी इट। ओके, सो ऑब्वियसली बात है, स्मॉल ऑसिलेशंस में ना स्प्रिंग्स को देखकर हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जीज एंड एवरीथिंग, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। बट उसको शॉर्ट में करने के लिए द ट्रिक दैट आई विल गिव यू ऑल टुडे, ओके, सो लेट्स सी द ट्रिक। लेट मी choose a pen first, just a second. Okay, so let's write with white क्योंकि ब्लैक बोर्ड है ना, तो white से लिखते हैं। ओके, चलो। So in the classical mechanics last video that we did, the example of a diatomic molecule. So we did an example of the diatomic molecule, which is the simplest system, right? जो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल का सिस्टम सॉल्व करा था यूजिंग द स्मॉल ऑसिलेशंस थ्योरी, यूजिंग द मेट्रिसेस, दैट वाज द सिंपलेस्ट सिस्टम, राइट? ये तो सबसे सिंपल सिस्टम है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। क्या सिस्टम था? द सिस्टम वाज दैट वी हैड टू मासेस, आपके पास दो मासेस थे, and these two masses were connected with a spring, and we said that the spring constant for the spring is k, एंड हमने इसके लिए क्या निकाला था? ओके, लेट मी गिव यू ऑल कि हमने क्या निकाला था। तो हमने निकाला था कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स था, दैट वाज M00n। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स था वो था K माइनस के माइनस के। ठीक है, यही निकाला था हमने। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, इन मेट्रिसेस को निकालने के बाद the next step we did was we solved the secular equation. What was the secular equation? V minus omega square t is equal to 0. जब मैंने इस इक्वेशन के अंदर अपने दोनों मेट्रिसेस को पुट करा और यहाँ से मैंने अपने ओमेगा की वैल्यूज निकाली, तो मेरे पास जो ओमेगा की वैल्यूज आई थी, व्हाट वर द ओमेगा वैल्यूज? द ओमेगा वैल्यूज वर, या ओमेगा वैल्यूज वर 0 and root 2k by m. ठीक है, so these are what? These are my normal mode frequencies. ठीक है, ये क्या है? मेरी normal mode frequencies है। ठीक है, and what is this root 2k by m? This is my fundamental frequency. ये क्या है? मेरी fundamental frequency है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज, हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल मोड्स निकाले थे, राइट? व्हाट आर नॉर्मल मोड्स? नॉर्मल मोड्स आर जस्ट लाइक आइगन वेक्टर्स, दे आर कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं इनके नॉर्मल मोड्स लिखूं, इफ आई राइट द नॉर्मल मोड्स, तो जो नॉर्मल मोड्स आए थे ओमेगा इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ओके लेट्स राइट इट ऑन द अदर पेज, थोड़ा वरना हौच पौच हो जाएगा। ओके, तो जो ओमेगा इज इक्वल टू 0 था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफ आई राइट व्हाट वर द नॉर्मल मोड्स, सो दैट वाज x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू m 1 1। ठीक है, सो द साइन ऑन बोथ द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, दोनों मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ बोथ द मासेस इज सेम। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स that if this is my first mass, this is my second mass, then अगर ये वाला मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला मास भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर ये वाला मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला मास भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये आइगन वेक्टर हमें ये कॉन्फ़िगरेशन देता है। ये जो हमने यहाँ पे आइगन वेक्टर लिखा है, जो हमने नॉर्मल मोड लिखा है, ये नॉर्मल मोड हमें क्या बताता है? ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बताता है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करी है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया हो। तो दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, अगर हम पहले का रिवाइज नहीं करेंगे, हमें आगे का कैसे, हमारा रिदम नहीं बनेगा ना। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट टू के बाय एम के लिए व्हाट वाज द नॉर्मल मोड? इट वाज 1 अपॉन रूट टू एम।
1 माइनस 1, यही आया था नॉर्मल मोड। इससे हमें क्या पता चलता है, that if we have two masses, if one is moving in this direction, the other one is moving in the opposite direction। क्यों opposite direction? क्योंकि यहाँ पे -1 है ना। आप अगर वेक्टर को देखो, ये वाले x2 को देखो, तो एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है -1। तो -1 का मतलब क्या है, द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो दूसरे वाले मास की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं कि ये वाला मास इनसाइड मूव कर रहा है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द अदर मास, इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट मास। फाइन। सो दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, देन वी रोट द सॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या करा ना, हमने सॉल्यूशन लिख दिया था। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डन टिल नाउ फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। Now moving on to the short trick. Let's move on to the short trick. How to solve this problem only using the short trick. Now this short trick is for writing the potential energy. आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा किस चीज में आएगी, हमेशा आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज को जो लिखने में आती है या करने में आती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लिख लोगे, काइनेटिक एनर्जी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना स्टार्ट करोगे ना, सपोज मैं आपको कुछ ऐसा स्प्रिंग का सिस्टम दे दूं, that there is a mass, there is a spring, there is a mass, there is a mass, and there is a spring। और अब मैं बोलूं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करो, इतना लेंदी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना, अगर आप एक एक का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करोगे, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट में करना है ना, थोड़ा शॉर्ट में करना सीखना है। तो पहले एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम को शॉर्ट में करना सीखेंगे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे जाएंगे, जैसे मैंने ऐसा एक सिस्टम ड्रॉ करा है कि इस सिस्टम का आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। So let's get to how to write the potential energy using a small trick. So let me erase this one. इसको हटा देते हैं, अभी तो ये नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा था, we took a mass over here, we took a mass over here and there was a spring ऐसे, ठीक है। Okay, so let me call this mass number 1 and let me call this mass number 2। ठीक है, I have called what, mass number 1 and mass number 2। Now what do, I displace this mass over here, right? So and I displace this mass over here। Okay, so इस m जो मास है, जो सेकेंड नंबर का मास है, उसके साथ जो कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड है, दैट इज eta2। ओके, and the coordinate associated with the mass number 1 is eta1। Okay, so we have eta2 coordinate with the mass number 2 and eta1 coordinate with the mass number 1। now what do you have to do, अब आपको अगर इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो आप एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हो ना। अब the short trick is this। Now what is the short trick? The short trick is that अगर if a coordinate is elongating या फिर expanding the spring, that coordinate is positive, and if a coordinate is compressing the spring, that coordinate is negative। Now what does this mean? Now look at the spring system। Okay, let me take a laser suppose। Okay, yeah, so now look at this spring। अब इस स्प्रिंग के अंदर आप देख रहे हो कि जो ये eta2 वाला कोऑर्डिनेट है, this eta2 coordinate, what is it trying? It is trying to elongate the spring, है ना। ये जो स्प्रिंग, ये जो eta2 का कोऑर्डिनेट है, अगर ये इस डायरेक्शन में है मूवमेंट, तो eta2 क्या चाहता है कि स्प्रिंग बड़ा हो जाए, स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाए, स्प्रिंग खुल जाए। ओके, तो eta2 क्या हो जाएगा,
the eta2 will become positive, right? The eta2 will become positive क्योंकि eta2 क्या चाहता है कि स्प्रिंग बड़ा हो जाए, स्प्रिंग खुल जाए. एंड द eta1 को देखेंगे अब सारे के सारे. जो eta1 की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है ना. तो eta1 क्या चाहता है? eta1 चाहता है कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाए. eta1 क्या चाहता है कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाए. eta1 उसको अंदर की तरफ भेज रहा है ना. eta2 तो बाहर की तरफ भेज रहा है, लेकिन eta1 तो अंदर की तरफ लग रहा है. तो अगर eta1 अंदर की तरफ लग रहा है तो eta1 क्या हो जाएगा? eta1 चाहता है कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाए. कॉम्प्रेसिंग के अंदर क्या होगा? नेगेटिव. तो eta1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो अगर कोई कोऑर्डिनेट चाहता है कि स्प्रिंग खुल जाए, स्प्रिंग बड़ा हो जाए, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव. अगर कोई चाहता है कोऑर्डिनेट कि स्प्रिंग अंदर की तरफ जाए, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाए, स्प्रिंग छोटा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. अब इस पॉजिटिव नेगेटिव का हमको क्या करना है? हम लोग जो अपना पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे स्प्रिंग का, वो लिखेंगे k/2, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, by 2. एंड देन वी हैव व्हाट? eta2, दैट इज पॉजिटिव, माइनस eta1, क्योंकि eta1 नेगेटिव है. ठीक है, तो आप eta2 को प्लस रखोगे, eta1 को माइनस रखोगे, एंड यू विल डू होल स्क्वायर. ठीक है, आप क्या करोगे? इसका होल स्क्वायर कर दोगे. ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे, 1/2k eta1 स्क्वायर प्लस eta2 स्क्वायर माइनस 2 eta1 eta2. नाउ अब जो मैंने ये eta2 माइनस eta1 का होल स्क्वायर आपके आगे लिख दिया था, नाउ गो टू योर नोट्स जो आपने अपने लास्ट क्लास में बनाए थे एंड चेक, क्या आपका यही एक्सप्रेशन था? Was this the expression of your potential energy? So you will see that yes, this is the expression for your potential energy. तो कितना आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व करना क्वेश्चन को, क्योंकि अब मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी इतनी इजीली लिख पा रही हूँ, है ना. मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितने आसान तरीके से लिख पा रही हूँ. मैंने क्या करा? मैंने जस्ट eta2 माइनस eta1 का होल स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, easy to understand. Now there is a trick if you want to, yeah, there is a trick if you want to write the potential energy का matrix. ठीक है, matrix लिखने की भी एक ट्रिक है. Let us see what is that. ठीक है, so मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि मेरा जो v आया था that was k/2 eta1 square plus eta2 square minus 2 eta1 eta2. यही आया था मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी. अब मैं इससे मैट्रिक्स कैसे लिखूंगी? ठीक है, जस्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर राइटिंग द मैट्रिक्स. आप क्या करोगे? आप अपने इन स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐसे ही रहने दोगे. ठीक है, eta1 स्क्वायर प्लस eta2 स्क्वायर, और इनके साथ में क्या बैठा है? एक 1 बैठा है, राइट. इनके साथ में एक 1 बैठा है. एंड यू हैव माइनस 2 eta1 eta2. ये जो माइनस 2 eta1 eta2 है, इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो. अगर आप माइनस 2 eta1 eta2 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? माइनस eta1 eta2 माइनस eta1 eta2. ऐसे लिख सकते हो आप. वेरी वेल, ऐसे लिख सकते हो आप. तो आपने माइनस 2 eta1 eta2 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. अब आपको क्या करना है? अब जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी को के मैट्रिक्स को निकालना सीखा कैसे था, हमने कहा था कि जो Vij है दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर V बाय डेल Qi डेल Qj, which is basically what? डेल स्क्वायर V बाय डेल ईटा I डेल ईटा J. और ये आपको सारे Ij के कॉम्बिनेशंस के लिए करना था. तो अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है और आप सारे कंपोनेंट्स निकालने बैठोगे एक एक करके, तो भाई फिर एक ही क्वेश्चन करते रहना पूरा दिन, है ना. पूरे पेपर के टाइम पे 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन करा है मैम, अब पास कर दो प्लीज ये, है ना. तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना. वी हैव टू सी, जल्दी जल्दी करना है हमें. तो जल्दी जल्दी करने के लिए वी नीड अगेन अ ट्रिक. अब द ट्रिक इज दैट मैंने जो अपने -2 eta1 eta2 को, जो मैंने इस वाली क्वांटिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करा है, वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि they will give me the off diagonal components of my potential energy matrix. Now let us see कैसे. अब आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स लिखोगे कैसे?
तो फॉर्मूला की तरफ नहीं देखना, फॉर्मूला की तरफ नहीं देखना, जो वीआईजे का फॉर्मूला है उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको नहीं देखना। क्या करना है, अपने इस वाले एक्सप्रेशन को देखना है जिसपे मैंने टिक करा है, ठीक है। ईटा वन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज k/2, इसके साथ k/2 बैठा है ना, तो इस हाफ को बाहर ही रखना है, ठीक है, इस हाफ को बाहर रखना है। और क्या करना है, अगर तुम हाफ को बाहर रखोगे तो ईटा वन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, के, तो यहाँ पे लिख देना के, ठीक है। जो भी ईटा वन स्क्वायर बाई 2 का कोएफिशिएंट है, जो भी ईटा वन स्क्वायर बाई 2 का कोएफिशिएंट है, उसको लिख देना है फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली ईटा स्क्वायर बाई 2, 2 को बाहर रखना है, ठीक है, तो ईटा टू स्क्वायर के साथ क्या बैठा है, के बैठा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के। गॉट इट। सिंपल, हमने क्या करा, हमने हाफ को बाहर रखा और हमने देखा कि ईटा वन स्क्वायर किसके साथ है, के साथ है, तो के ईटा वन स्क्वायर बाय 2 था, हाफ को बाहर रखना है तो ईटा वन स्क्वायर के साथ के बैठा है, तो वो मेरा बन गया फर्स्ट कंपोनेंट। मैं किसी और पेन से, लेट मी शो यू ऑल, ठीक है, अब थोड़ा सा गंदा कर दूंगी मैं बोर्ड। अब ध्यान से सुनना, देखो, हाफ को बाहर रखना है, हाफ को देखना ही नहीं है। ईटा वन स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट बैठा है, के बैठा है, हाफ को नहीं देखना, हाफ को छोड़ दो, हाफ को बाहर रखना है, ठीक है। ईटा टू स्क्वायर के साथ क्या बैठा है, ईटा टू स्क्वायर के साथ भी के बैठा है, ईटा टू स्क्वायर के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाफ को नहीं देखना, के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ईटा वन स्क्वायर के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मेरा बन गया फर्स्ट एलिमेंट, और ईटा टू स्क्वायर के साथ ये हो रहा है तो ये मेरा बन गया ये फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, ईटा वन स्क्वायर ईटा टू स्क्वायर, तो ये मेरे डायगोनल के एलिमेंट्स बन गए। नाउ लेट अस लुक एट द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, हाफ को बाहर छोड़ दिया, ठीक है, तो ईटा वन ईटा टू के साथ क्या बैठा है, माइनस के, यहाँ पे माइनस है ना, ईटा वन ईटा टू के साथ क्या बैठा है, के बैठा है, माइनस के बैठा है, एक माइनस का साइन है और के बाहर बैठा है, तो ये हो जाएगा माइनस के, और ये वाली टर्म भी हो जाएगी माइनस के, ठीक है। तो अब सिंपल सिंपल v क्या हो गया, v हो गया के माइनस के और के, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, क्यों टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो देखो, हाफ को बाहर छोड़ना है और के भी है यहाँ पे, और अंदर एक्सप्रेशन क्या था, ईटा वन स्क्वायर प्लस ईटा टू स्क्वायर माइनस ईटा वन ईटा टू माइनस ईटा वन ईटा टू, ऐसे लिखा था हमने। अब देखो, इससे हमें चार एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, एक एलिमेंट ये, एक ये, एक ये और एक ये, और कितने एलिमेंट्स मैट्रिक्स में है, चार ही हैं, तो चारों का कोएफिशिएंट चार मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो v इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट देखने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी इस ईटा वन स्क्वायर बाई 2 के साथ क्या बैठा है, के बैठा है, तो के। सेकेंड एलिमेंट देखने के लिए ईटा टू स्क्वायर बाई 2 के साथ क्या बैठा है, के बैठा है। ईटा वन स्क्वायर ईटा टू स्क्वायर वाली टर्म्स मुझे डायगोनल एलिमेंट्स देंगी, और बाकी जो दोनों टर्म्स हैं वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स देंगी, तो माइनस ईटा वन ईटा टू बाई 2 के साथ क्या बैठा है, के है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर भी क्या है, माइनस के, सो दिस इज माय वी पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स लिखना और भी आसान है, काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स लिखना कैसे आसान है, मुझे पता है T इज इक्वल टू हाफ m, क्या है, ईटा वन डॉट स्क्वायर प्लस ईटा टू डॉट स्क्वायर, तो यहां से मैं सीधा सीधा T लिख सकती हूँ कि वो क्या होगा, m m0 0, ठीक है, सीधा डायगोनल टर्म्स में m, बाकी ऑफ डायगोनल टर्म 0, सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स आपने लिख दिया। आपको सारे के सारे एलिमेंट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी नीड नहीं है सारे के सारे एलिमेंट्स निकालने की। Got it? So this is how you will write the kinetic energy matrix and the potential energy matrix. So I have given you a short trick. कैसे आप क्या कर सकते हो, आप कैसे अपना पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, एंड द सेकंड शॉर्ट ट्रिक इज कि आप कैसे अपना पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स लिख सकते हो फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स लिख सकते हो फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी विदाउट फाइंडिंग द ईच एंड एवरी एलिमेंट। आप फॉर्मूला में डालोगे उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, when you can do it quickly, so we'll always do it quickly, right? हम लोग efficient मेथड देखते हैं कोई भी चीज सॉल्व करने का। ओके,
अब बहुत लंबी डिस्कशन हुई है शॉर्ट ट्रिक पे. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड द क्वेश्चन दैट वी विल बी सॉल्विंग टुडे इज, ओके, सो लेट मी राइट एन एग्जांपल. एंड व्हाट इज द एग्जांपल? लेट अस मूव अ बिट अहेड. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लेट्स मेक द क्वेश्चन. सो वी हैव अ मास ओवर हियर, we have a spring, we have a mass, and we have another spring and a mass, and we have K and K. ठीक है? And what do you have to do? You have to find the normal mode frequencies and normal modes conjugate to them. Okay? Simple question. ऐसे करना है हमें. अब pause the video. Pause the video. Try this question yourself. Try to write. इतना कोशिश करो कि क्या करो, काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करो, पोटेंशियल एनर्जी की लिखने की कोशिश करो. इतना ट्राई करो, फिर मैच योर आंसर विद. ठीक है, सीधा मेरा कॉपी करोगे कोई फायदा नहीं है. ठीक है, कोई फायदा नहीं है कॉपी पेस्ट. तो तुम मुझसे नोट्स ले लो मेरे. ठीक है, अगर तुम्हें कॉपी पेस्ट मटेरियल चाहिए है ना, पर जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे होगा कैसे, है ना. तो लेट्स अभी, ओके, सो आई सॉल्व दिस फॉर यू. कैसे सॉल्व करना है हम लोग साथ देखते हैं. आई होप आपने ट्राई कर लिया हो कि कैसे होगा. अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली सी द सॉल्यूशन. और अगर हो गया है तो मैच द सॉल्यूशन कि मैंने सही करा या नहीं करा. ठीक है, ओके. सो ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जांपल नाउ. अब मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड सिखाया था काइनेटिक एनर्जी लिखने का. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सीधा सीधा मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी विल बी m/2 eta1 dot square plus eta2 dot square plus eta3 dot square, right? अब ये eta1 eta2 eta3 तो मैंने सीधा ही लिख दिया है ना, बट ये eta1 eta2 eta3 है क्या? तो मैं इसको बोलती हूँ मास नंबर 1, इसको बोलती हूँ मास नंबर 2, और इसको बोल देती हूँ मास नंबर 3. So coordinate associated with mass number 1 is eta1, this is eta2, and this is eta3. Okay. Now let us say that कि जो eta3 है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, the displacement is in this direction. eta2 की displacement is also in this direction, and eta1 की displacement is also in this direction. So this is the case. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑब्वियस ही बात है, m/2 eta1 डॉट स्क्वायर प्लस eta2 डॉट स्क्वायर प्लस eta3 डॉट स्क्वायर, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1D का सिस्टम देख रहे हैं. तो हम सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं. क्या मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स लिख सकती हूँ? मैंने सिखाया है आपको काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स लिखना. तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, डायगोनल टर्म्स में क्या आ जाएगा, m m m, and all the off diagonal terms will become 0. ठीक है, और इस बारी आप देखोगे पिछले क्वेश्चन में we had a 2x2 matrix, है ना. नाउ इस क्वेश्चन में we have a 3x3 matrix. क्यों 3x3 का मैट्रिक्स बना है आपका? Because this time the degree of freedom of the system is 3. Because this time जो आपके सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है 3. गॉट इट? अब ये जो तुमने काइनेटिक मतलब आप सबने जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है, इसको हम संभाल के रख लेते हैं. अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन विल बी व्हाट. अब मेरे पास क्या है, दो स्प्रिंग्स है. तो लेट मी कॉल दिस स्प्रिंग नंबर 1 एंड लेट मी कॉल दिस स्प्रिंग नंबर 2. ठीक है, तो अब हम लोग पहले देखते हैं स्प्रिंग नंबर 1 को. तो जो स्प्रिंग नंबर 1 है आपका, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज k, एंड वी हैव अ डिवाइड बाय 2. k/2 है हमारे पास. अब what you will see that what are the coordinates which are expanding the spring and what are the coordinates which are compressing the spring. Okay, कौन से स्प्रिंग कौन से कोऑर्डिनेट है जो इलोंगेट कर रहे हैं स्प्रिंग को. तो मुझे दिख रहा है, अगर आप स्प्रिंग नंबर 1 को देखोगे तो eta2 चाह रहा है कि स्प्रिंग इलोंगेट हो जाए, है ना, और eta1 चाह रहा है कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाए. तो क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ that eta2 minus eta1 whole square for the spring number 1. ठीक है,
ईटा 2 हमने ले लिया पॉजिटिव, ईटा 1 हमने ले लिया नेगेटिव, एंड वी हैव अ होल स्क्वायर। देन वी हैव another स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k/2। ठीक है, अब इस स्प्रिंग के लिए बताएंगे मुझे सबके सब कि अंदर क्या आएगा। और मुझे पता है, आप सबको पता है कि इसमें क्या आएगा अंदर, है ना, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, आपको ट्रिक पता चल गई ना। फालतू का हमें लंबा लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, x2 माइनस x1, फिर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर को खोलते रहो बैठ के तीन अलग अलग स्प्रिंग्स के लिए, मतलब दो अलग अलग स्प्रिंग्स के लिए, तो बहुत लंबा हो जाता है ना। बट अब तो सिंपल हो गया फॉर्मूला। कैसे करेंगे, अब देखो ईटा 3 चाहता है स्प्रिंग नंबर 2 को एक्सपैंड करना, और ईटा 2 चाहता है कि स्प्रिंग छोटा हो जाए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ईटा 3 माइनस ईटा 2 रेज टू पावर 2, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, है ना। सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स एंड कलेक्ट ऑल द टर्म्स। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो, अब k/2 तो कॉमन आ रहा है ना, k/2 तो कॉमन आ रहा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ। तो k/2 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर की सारी टर्म्स हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब अपनी प्रॉब्लम्स को इजी कैसे बनाएं, ठीक है। अब मुझे पता है ईटा 2 माइनस ईटा 1 का होल स्क्वायर मुझे ईटा 1 स्क्वायर देगा और ईटा 2 स्क्वायर देगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट को देखो तो ईटा 2 स्क्वायर मिलेगा, ईटा 1 स्क्वायर मिलेगा। सेकेंड ब्रैकेट से मुझे ईटा 3 स्क्वायर मिलेगा और ईटा 2 स्क्वायर मिलेगा। राइट, इसमें से कौन सी चीज कॉमन है, ईटा 2 का स्क्वायर कॉमन है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुझे एक मिल रहा है ईटा 1 का स्क्वायर, एक मिल रहा है ईटा 3 का स्क्वायर, और दो मिल रहे हैं ईटा 2 का स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं पहले, ईटा 1 स्क्वायर, दो मिल रहे हैं मुझे ईटा 2 स्क्वायर, और एक मिल रहा है मुझे ईटा 3 स्क्वायर। चलो भाई, डायगोनल वाली टर्म्स तो हो गई, क्योंकि मुझे पता है इनका कोएफिशिएंट साफ साफ मेरे पोटेंशियल एनर्जी की डायगोनल एलिमेंट्स पे बैठेगा, है ना। अब हम लोग आते हैं ऑफ डायगोनल टर्म्स पे, जिसके अंदर मिक्स्ड टर्म्स है, ईटा 1 ईटा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ईटा 2 ईटा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वाली टर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ईटा 2 और ईटा 1 है, ईटा 2 और ईटा 1 है, इनका जब मैं होल स्क्वायर करूंगी तो एक टर्म आएगी -2 ईटा 1 ईटा 2, है ना। एक टर्म क्या आएगी, -2 ईटा 1 ईटा 2, ये वाली टर्म एक आएगी इसमें से। और इसमें से जो टर्म आएगी सेकंड ब्रैकेट में से, वो आएगी -ईटा 2 ईटा 3, ये टर्म्स आएंगी। और मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले सिखाया है दैट कि जब आपके पास मिक्स्ड टर्म्स आए तो उनको ओपन करके लिख दो, है ना। ओपन करके क्या मतलब, -2 ईटा 1 ईटा 2 को माइनस ईटा 1 ईटा 2 और माइनस ईटा 1 ईटा 2 में ओपन कर दो, डिवाइड देम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ईटा 1 ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2, और -2 ईटा 2 ईटा 3 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो माइनस ईटा 2 ईटा 3 माइनस ईटा 2 ईटा 3। इजी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन। अब जो आपने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है, इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से आपको पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ना ये यहाँ पर आ गया और जगह नहीं है और करने की, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक बारी में जल्दी से आपको एक्सप्रेशन लिख के बताती हूँ कि लास्ट अभी क्या आया था एक्सप्रेशन। यही आया था, मैं जल्दी जल्दी के लिखने के चक्कर में राइटिंग थोड़ी सी खराब कर दी है। ठीक है, ओके, सो नाउ अब यहाँ से मुझे V का मैट्रिक्स लिखना है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 3x3 आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स भी 3x3 आएगा। तो ये तो चलो मुझे पता ही है कि 3x3 आएगा, तीन कोऑर्डिनेट्स है, तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे सबसे पहले, ईटा 1 स्क्वायर, हाफ को नहीं देखना, हाफ को छोड़ दो। ठीक है, हाफ को बाहर हमने रखा है इसलिए ताकि हम उसको छोड़ सके। ठीक है, अब देखो ईटा 1 स्क्वायर का क्या है कोएफिशिएंट, के। ईटा ईटा 1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। ईटा 1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे क्या है, के है, तो के लिख दिया। ठीक है, ईटा 2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 × के, है ना, 2 × के, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2k। ईटा 3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे तो क्या है, k है, तो क्या आएगा यहाँ पर, k। समझ आया कैसे करा, ईटा 1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखा, उसको पहला डायगोनल एलिमेंट,
ईटा टू स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखा, उसको सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट, और फाइनली ईटा थ्री स्क्वायर का देखा कोएफिशिएंट और उसको हमने बोल दिया थर्ड डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट समझ आ गए, ट्रिक समझ आ गई कैसे करा है। माइनस ईटा वन ईटा टू और माइनस ईटा वन ईटा टू। अब ईटा वन ईटा टू क्या है, 1 2, है ना, 1 2। तो यानी कि ये दोनों मुझे कौन से वाले एलिमेंट बताएंगे डायगोनल के, 1 2 और 1 2, ये वाले एलिमेंट्स बताएंगे ना, दीज टू एलिमेंट्स। ये ईटा वन ईटा टू की टर्म्स मुझे ये दोनों एलिमेंट्स बताएंगे, और ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, कौन सा कोएफिशिएंट है माइनस ईटा वन ईटा टू का, माइनस के। इस वाले ईटा वन ईटा टू का भी क्या है कोएफिशिएंट, माइनस के, सो वी हैव माइनस के एंड माइनस के। गॉट इट, इजी टू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस ईटा टू एंड माइनस ईटा टू ईटा थ्री, माइनस ईटा टू ईटा थ्री। अब टू थ्री कौन सा एलिमेंट है, तो टू थ्री जो एलिमेंट है वो है ये, और कौन सा एलिमेंट है टू थ्री, ये दो एलिमेंट है टू थ्री, है ना। तो टू थ्री माइनस ईटा टू ईटा थ्री, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस के एंड माइनस के। इसका कोएफिशिएंट क्या है ईटा टू ईटा थ्री का, माइनस के है, और इसका भी क्या है माइनस के है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस के एंड माइनस के। और जिसका कोई कोई मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म आपको ईटा वन, ओ सॉरी ईटा वन और ईटा थ्री दिख रही है, ऐसी कोई टर्म दिख रही है जिसके अंदर 1 3 और 1 3 हो, ये वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं कहीं पे 1 3 1 3 वाले पूरे एक्सप्रेशन में, बताओ देख के, नहीं दिख रहे ना कहीं पे, ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे जीरो, ये वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे जीरो। तो यानी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स है, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन इट विल टेक मी ऑलमोस्ट 30 सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स लिखने में, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे को लिखने में टाइम लगेगा। देख के 1 सेकेंड में आप बता सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी के मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स बैठे होंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझ कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको मैं थोड़ा सुंदर सुंदर लिख देती हूँ, क्योंकि ये आगे यूज होगा ना क्वेश्चन में। तो ये मैंने इसको थोड़ा सुंदर सुंदर लिख दिया कि ये मेरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स, ये मेरा क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स। एक बारी नोट्स में से चेक कर लेते हैं यही आया है कि नहीं आया। हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्या बात है, एक बारी में हमने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स का। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या करना है, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज की तरफ, ठीक है, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज की तरफ चलते हैं। और ये जो नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। नाउ अब तक मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो को पॉज कर लो, आप अपने चेक कर लो क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन और मैट्रिसेस मैच हो रहे हैं, इतना बोला था। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वीडियो को फिर से पॉज करो, और अपनी काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स जो हमने निकाला है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स हमने निकाला है, उसको अपनी सेक्युलर इक्वेशन में पुट करो। ये हमारी सेक्युलर इक्वेशन है, ये हमारी सेक्युलर इक्वेशन है। ये कहाँ से आती है ये देखने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वाले, इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वाले वीडियोस देखने होंगे, मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड ये जो सेक्युलर इक्वेशन है, इसके अंदर आप अपने मैट्रिसेस को पुट करो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ओमेगा, और उस ओमेगा को आप मेरे सॉल्यूशन से मैच करो, खुद करो, ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ, एंड देन आप चेक करना कि आपका सॉल्यूशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि दिस इज जस्ट मैथ्स। अब जो ये मैं कर रही हूँ इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही जब मैं आपके आगे इससे ओमेगा की वैल्यूज निकाल रही हूँ। दिस इज जस्ट मैथ्स, टू डू इट योरसेल्फ, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देखो, और आपको पता है अंदर से कितनी खुशी मिलेगी जब आप देखोगे कि ओ मेरा आंसर सही आ गया, कि वेरी गुड, राइट। तो जैसे होता है ना कि ये एक्साइटमेंट कि हाँ यार आंसर सही आ रहा है, कुछ तो अच्छा दिख रहा है, मजा आ रहा है करने में, है ना। चलो, तो अब v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 से मुझे ओमेगा की वैल्यूज निकालनी है। तो मेरे पास जो v है दैट इज, जहां तक मुझे याद है इट वाज समथिंग लाइक दिस, ये वाले एलिमेंट्स मेरे आए थे 0,
यहाँ पे था मेरा माइनस के और यहाँ पे था मेरा माइनस के माइनस। ठीक है, और मुझे जो अपना एम का मैट्रिक्स याद है, मुझे याद है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में बैठा हुआ था एम, है ना। तो मैं ये सीधा सीधा लिख सकती हूँ के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एंड दिस इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप यहाँ पे जो सिंबल यूज करोगे वो ये यूज करोगे, है ना। यू यूज सीधे सीधे डंडे फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, राइट। तो अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू जस्ट ओपन दिस। आपको डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही है बच्चों को, है ना, समझदार बच्चे हमारे। तो अब आप इसको ओपन करोगे, बट आई हैव अ स्मॉल ट्रिक फॉर यू ऑल। ठीक है, बताओ, मैं आप भी देखोगे कि मैम इतनी ट्रिक्स बता रही है। Okay, so I guess there was some issue with the um, internet connection. Okay, so let me just share my screen back. Uh, यार मुझे ना डर है ये सब गायब हो जाएगा। So yeah. Mm, yeah. So yes. So now we have to find the normal frequencies, right? तो अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है। And how will we find the normal frequencies? To find the normal frequencies, we will use the secular equation, right? तो अब तक मैंने आप सबको बोला था कि आप क्या करना, आप अपने मेट्रिसेस को फाइंड करना, लाइक है ना, पॉज करके वीडियो को मेट्रिसेस को फाइंड करना एंड देन चेक कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला। Now I'm giving you another task. The task is pause the video and try to solve the secular equation using the matrices that you have calculated. ठीक है, तो जो आपने matrices निकाले हैं उसको यहाँ पर पुट करो and try to find the values of omega. क्योंकि दिस इज जस्ट मैथ्स, मैं इसमें आपको कुछ सिखा नहीं सकती। एक बार खुद से ट्राई करो एंड सी इफ यू आर स्टकिंग समवेयर, और अगर आप कहीं पर स्टक होते हो देन गेट बैक टू द सॉल्यूशन एंड सी इट एंड लर्न फ्रॉम इट, राइट। दिस इज व्हाट आई कैन suggest you। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे चीजों को, यू विल नेवर गेट द कॉन्फिडेंस कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ जो आपने पहले सॉल्व नहीं करा है। ठीक है, okay, so coming back to the secular equation, so we have v minus omega square t का determinant is equal to 0। now अब इतनी बारी मैंने लिख लिया है कि अब मुझे याद हो गई है वैल्यूज। so we have, इधर यहाँ पे मेरे पास k था, यहाँ पे मेरे पास 2k था और यहाँ पे मेरे पास k था। दिस वॉज माइनस के, दिस वॉज माइनस के, ये दोनों कंपोनेंट्स मेरे जीरो थे। दिस वॉज माइनस के एंड दिस वॉज माइनस के, ये मेरा v था। अब m, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स को यहीं पर लिख देना है तो मुझे याद है कि जो काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स है उसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में बैठा हुआ था टर्म, है ना। और क्या बैठा हुआ था, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स में m बैठा हुआ था। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर एम। ठीक है, ये माइनस है एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस इज माय सेक्युलर इक्वेशन। नाउ अब अगर मैं सेक्युलर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट आपके लिए लिखूं तो इट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। सो आई हैव अ ट्रिक। द ट्रिक इज दैट व्हाट वी विल डू सम हम जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, कि यू कैन ऐड द कॉलम्स, यू कैन ऐड द रोज और समथिंग लाइक दोस प्रॉपर्टीज, राइट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना हमने।
ये तो हम लोग स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. सो वी विल यूज दोस प्रॉपर्टीज टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम. सो दिस इज द ट्रिक. जो बच्चे पॉज करके वीडियो देख रहे हैं, they obviously don't know this trick, and they will then what they'll do, they'll start solving this determinant and they might get stuck somewhere, because जब आप वहां पे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे ना, then the things will get very 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 जैसे होता है ना कि एकदम गूचड़ मुचड़ हो जाना चाहिए होगा कि एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ये है, इससे कैसे निकालेंगे ओमेगा. लेकिन I hope you have come back to find the easier way to find the solution. So the easier way how to deal with such complicated determinants, और उससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अपना ओमेगा. So we will use some transformations, some rows and columns transformations, right? So the first transformation that I will teach you, and ये आप देखोगे सारे के सारे आइडियल केसेस में तो यही ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी, ठीक है. So what we will do, the first transformation is C1 changes to C1 plus C2 plus C3. This is my first transformation. Now what does this transformation gives me? If I add all the three columns and write it in the first column, so what will my first column look like? So मैं पहले इसको इसको और इसको ऐड कर दूं, ठीक है. तो k माइनस ओमेगा स्क्वायर है माइनस के विल गिव मी व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है. सेकेंड वाला एलिमेंट देखते हैं, माइनस के, 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एंड माइनस के, ये मुझे क्या दे देगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, यही देगा. एंड देन वी हैव 0 माइनस के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये भी मुझे माइनस ओमेगा स्क्वायर एम दे देगा. नाउ आई हैव दिस थिंग. अब मैं इसको पूरा लिख लेती हूँ एंड देन आई टेल यू कि अब मुझे ना ये डिटर्मिनेंट देखने में, अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को देखने में ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरे को ना मेरी लाइफ इजी हो गई. कैसे इजी हो गई, मुझे पता है मैं क्या करूंगी, मैं पहले रो में से अगर दूसरा रो माइनस कर दूंगी तो मेरा एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, है ना. और इस वाली रो में से अगर ये वाली रो माइनस कर दूंगी तो मेरा ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा. तो मेरे अगर दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो अपने आप एक टर्म कॉमन आ जाएगी, है ना. मैं क्या चाहती हूँ, जब मेरे को अपनी लाइफ इजी करनी होती है, मैं मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करती हूँ डिटर्मिनेंट में, ताकि क्वांटिटी, ताकि चीजें 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म ही हो जाए, है ना. और जो चीजें कॉमन आनी है वो कॉमन आती जाए, जिससे मेरी कैलकुलेशन will become so easy. Now how will they become easy? Let's do the transformation. So the first transformation that I'm doing is R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1. Yeah, ठीक है. So I'm doing this. आप कुछ भी कर सकते हो, आप R1 में से R2 माइनस कर सकते हो, है ना. आप R2 में से R3 माइनस कर सकते हो, इट इज योर चॉइस. आपको बस दो जीरो लाने हैं, एक ही कॉलम में दो जीरो बनाने हैं आपने, तो वो आप कुछ भी कर सकते हो. मैंने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने नोट्स में ये कर रखा है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही साथ साथ. ओके, चलो. अब R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1. R1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो R1 को लिख लेते हैं सीधा सीधा माइनस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस के 0. सेकेंड वाली टर्म पे आते हैं. अब जो सेकेंड वाली टर्म है आपकी वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस के, ये है. अब आपको इसमें से ये माइनस करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा. अब 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ओ नहीं, हाँ सॉरी, वेट वेट, आपको इसमें से, लेट मी टेक सम अदर कलर, है ना, बहुत हौच पौच हो रहा है. लेट मी जस्ट या अब कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, है ना. अब देखो, आपको R2 में से R1 को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से अगर माइनस के को माइनस कर देंगे तो k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगा, और माइनस के और 0 है तो यहाँ तो माइनस के ही रहेगा. अब अगला क्या करना है आपको, R3 में से R1 को माइनस करना है, तो ये वाला टर्म तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा. माइनस के में से अगर आप क्या कर रहे हो, माइनस के को माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा, और ये तो सीधा सीधा k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ही आ जाएगा. तो देखो, मेरे पास इस कॉलम के दो कंपोनेंट 0 हो गए और इस रो के दो कंपोनेंट 0 हो गए. अब मैं इनमें से किसी के भी अलोंग, इनमें से किसी के भी अलोंग जो है अपना डिटर्मिनेंट ओपन कर सकती हूँ, है ना. I can do that. तो मैं क्या कर रही हूँ, I am opening the determinant. This is equal to 0. So I am opening the determinant from this row.
मैं इस रो से ओपन कर रही हूँ एंड यू विल सी क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी देखो। तो अब मुझे फिर से नेक्स्ट लाइन पेज पे जाना पड़ेगा। एंड व्हाट वाज द डिटर्मिनेंट, क्या बचा था, यहाँ पे दो जीरो बचे थे, यहाँ पे जीरो बचा था, यहाँ के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बचा था, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एम था, ये माइनस के था, यहाँ पे जीरो था, है ना, जीरो, यहाँ पर भी के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम है और माइनस के है। दिस इज इक्वल टू जीरो, ये था। लेट्स ओपन इट। तो मैं इस कंपोनेंट के अलोंग ओपन कर रही हूँ। सो के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, अंदर क्या आएगा, इन दोनों रोज को नहीं देखोगे आप, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एम विद अ माइनस साइन। तो मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लिख रही हूँ, और माइनस के इंटू जीरो विल गिव मी जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब माइनस का साइन तो वैसे ही हट जाएगा। तो वी हैव के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड विद के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू जीरो। अब जो ओमेगा, अब के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है ना। वेट, डिड आई डू अ मिस्टेक? Did I do some calculation mistake? Because yeah, the calculation mistake was कि जब आप 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम में से माइनस के को माइनस कर रहे हो, इस वाले स्टेप में देखेंगे, है ना, इस वाले स्टेप में जब मैं R2 माइनस R1 करती हूँ तो यहाँ पे 3k आ जाएगा ना, दिस विल बी 3k नॉट के, क्योंकि 2k में से आप k को माइनस नहीं कर रहे, आप माइनस k को माइनस कर रहे हो, सो दैट विल कम 3k, so this is 3k, yeah, this is the small mistake that I did. So I have 3k minus omega square m is equal to 0 and we have omega square m is equal to 0. ठीक है? So first omega which I am getting is equal to k by m. The second omega which I am getting is 3k by m. And from here I am getting omega is equal to 0. Okay, so I'm getting three values of angular frequency. We have root k by m, we have root 3k by m, and we have omega is equal to 0. So what is the smallest frequency? Zero को नहीं देखेंगे, zero को हम नहीं देखेंगे. What is the smallest fundamental frequency? So the smallest frequency among them is root k by m, and this becomes my fundamental frequency. And then what will be my first overtone? The first overtone will be the next bigger frequency, which is omega is equal to root 3 by m. So this is my first overtone. So we have three solutions. Omega is equal to 0, omega is equal to root 3k by m, and omega is equal to root k by m. And these are what? These are my normal mode frequencies. Okay. These are what? These are my normal mode frequencies. Now, what do we have to do? This is not complete, right? This is not complete. Why? Because अभी हमने इसके normal modes भी निकालने हैं, ठीक है? तो इनके normal modes निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Now we will find the normal modes. तो पहले हम लोग ले लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 को, क्योंकि इसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है ना, जीरो ही तो डालना है, करना ही क्या है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करते हैं। लेट मी टेक x इज इक्वल टू a1 a2 a3 फॉर द फर्स्ट। तो x1 है एक तरीके से, है ना, पहली फ्रीक्वेंसी में ओमेगा इज इक्वल टू 0 सॉल्व कर रही हूँ, तो ये मेरा x1 हो गया। v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, व्हाट इज v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, इट इज, सो वी हैड k 2k k minus k then we had 0 over here 0 over here minus k and minus k। अब यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर m की टर्म थी ना, लेकिन ओमेगा तो 0 है, तो वो m वाली तीनों टर्म्स हट जाएंगी, एंड दिस मल्टीप्लाइड विद a1 a2 a3 will give me 0 0 0।
दिस इज व्हाट योर मैट्रिक्स इक्वेशन इज लाइक, ओके। अब हम इसको ओपन करते हैं, जब मैं इसको ओपन करूंगी तो आई विल गेट KA1 माइनस KA2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ गया A1 इज इक्वल टू A2, और मैं थर्ड वाली इक्वेशन को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। सो वी हैव माइनस KA2 प्लस KA3 इज इक्वल टू 0। आई होप आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि कॉपी करते जा रहे हो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डू दिस योरसेल्फ। So we will have then what? We will have that A2 is equal to A3. तो ये दोनों आ गया ना, A2 is equal to A3 आ गया, और ये आ गया। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को x1 में पुट करूंगी तो मेरा x1 कैसा दिखेगा? A1 A1 A1, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको नॉर्मलाइज भी करना है। सो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज कैसे करोगे आप इसको? नॉर्मलाइज करने के लिए व्हाट यू विल डू, you will use what equation? I will use the equation that x1 transpose t vector x1 is equal to 1। यही करते हैं ना यूज हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रांसपोज लिखेंगे x1 का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 A1 A1, एंड इसको आप रख दोगे इक्वल टू 1। नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आई लीव द मैथ्स विद यू ऑल, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी जो A1 की वैल्यू है वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1/3m अंडर। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू मैच दैट A1 जो है वो 1/3m का अंडर रूट आ रहा है, और ये आएगा, ठीक है, ये पक्का पक्का आएगा। तो अब जो x1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3m 111। दिस इज योर व्हाट? दिस इज माय ओमेगा इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग का नॉर्मल मोड। सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? नॉर्मल मोड कॉन्जुगेट या कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा इज इक्वल टू 0 इज दिस, ठीक है। नाउ let us move on to the second frequency। second frequency क्या आई थी? ओमेगा is equal to root k by m, ये आई थी ना। so let us move to the second frequency। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x2 मैं ले लेती हूँ B1 B2 B3, ये ले लेते हैं। अब जो ये B1 B2 B3 आया है मेरे पास, इसको अगर मैं किस इक्वेशन में पुट करूंगी? v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x2 आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करूंगी रूट के बाय एन। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, सो आई हैव के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये था मेरे पास। यहाँ पे ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या था? के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, और ये थर्ड कॉम्पोनेंट था के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम। दिस वॉज माइनस के माइनस के माइनस के माइनस, देखो मैम को याद ही हो गया। दिस इज व्हाट प्रैक्टिस डज टू यू। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी कि यही आएगा, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है B1 B2 B3 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। नाउ आप देख रहे हो मैम का ना, जैसे एग्जाम में होता है ना, स्टार्टिंग में तो मैम राइटिंग इतनी अच्छी अच्छी लिख रही है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है मैम की राइटिंग खराब होती जा रही है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है मैम का। चलो, सो वी हैव के माइनस, अब इसके अंदर हमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? रूट के बाय एम। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? के बाय एम हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर इंटू एम क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एम की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली के। अब मैं क्या करूंगी? के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, तो के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम विल गिव मी के माइनस के विच इज 0, बाकी कंपोनेंट सेम रहेंगे। माइनस के 2k minus k will give me what? It will give me k। We have minus k, then we have 0, minus k and 0, and this b1 b2 b3 gives me 0 0 0। अब मैम क्या कर रही है? मैम इतनी सी जगह में ही आपको सॉल्व करके बता रही है, ठीक है। क्या बता रही है? कि आपकी जो आइगन वेक्टर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आएगा। तो पहली इक्वेशन को देखते हैं, इस वाली रो को देखेंगे, तो माइनस के इंटू B2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस के इंटू B2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब B2 की वैल्यू क्या आ गई?
जीरो आ गई, है ना। B2 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अगर B2 की वैल्यू जीरो है तो अब सेकेंड वाली रो को देखते हैं, है ना। सो वी हैव माइनस के B1 प्लस के B2, लेकिन B2 तो जीरो है तो उसको मैं नहीं लिख रही। एंड वी हैव माइनस के B3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से B1 क्या आ गया, माइनस B3, B1 इज इक्वल टू माइनस B3। गॉट इट। तो अब आपके पास जो ये चीज आ गई है यहाँ पे, B2 इज इक्वल टू जीरो एंड B1 इज इक्वल टू माइनस B3। तो इससे जो मेरा x2 है, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूं, तो जो मेरा x2 है वो क्या हो जाएगा, B2 तो जीरो है, और ये अगर B1 है तो ये वाला कॉम्पोनेंट माइनस B1 होगा, है ना। मैथ्स इजी। अब तक तो आइगन वेक्टर्स निकालने आते हैं बच्चों को, तो पता ही कैसे लिखना है ना। गुड जॉब। ओके नाउ अब x2 है हमारे पास, बट क्या चीज नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग कैसे करते हैं, x2 ट्रांसपोज t x2 इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसके अंदर b1 जीरो माइनस b1 डालोगे, m m m जीरो 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 जीरो, इतने सारे जीरोस जैसे बच्चों के पेपर में आते हैं, नहीं नहीं, जो वो मेरे से पढ़ते हैं उनके नहीं आएंगे, है ना। वो तो अच्छे बच्चे सारे। चलो, सो वी हैव दिस। अब जब आप इसको ओपन करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो लेट मी टेल यू आपका, सॉरी, तो लेट मी टेल यू आपका जो एक्सप्रेशन आएगा रूट के बाय एम के लिए, तो आपकी जो B1 की वैल्यू है वो आएगी 1/√2m। तो आई लीव द मैथ्स ऑन यू, चेक कि ये कैसे आ रहा है, बट ओपन करके इसको देखना कि आपका एक्सप्रेशन क्या सही आ रहा है, क्या मैम ने लिखा सही है। ऑलवेज क्वेश्चन की जो मैम करा रही है वो सही है गलत है ना। हमें नहीं पता कि सही है गलत है, गलत भी हो सकता है। तो इसको खुद करके चेक करके देखना है कि क्या मैम ने जो कराया है वो सही है। ठीक है, चलो, लेट्स मूव ऑन टू फाइंडिंग द फाइनल नॉर्मल मोड दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू √3k/n। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर से हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या था, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, देन वी हैड माइनस के, यहाँ पे था जीरो जीरो एंड माइनस के एंड माइनस के। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर एम यहाँ से आ जाएगा 3k, है ना। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगा 3k। अब मैम स्टेप्स इसलिए मिस कर रही है क्योंकि मुझे पता है कि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट आ गया है, और मैथ बच्चों की स्ट्रॉन्ग है ना। फिजिक्स में है तो मैथ तो बच्चों की पक्का पक्का अच्छी है ना। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एम आ गया 3k। मैं है ना कुछ ज्यादा नहीं कर रही, हाँ जरूर कम करना चाहिए, है ना। फिर है ना सॉरी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्विंग दिस। तो अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एम की वैल्यू है 3k, k माइनस 3k विल गिव मी -2k। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2k। ओ वेट, हमने गड़बड़ कर दी, हमने इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ये तो मैट्रिक्स है ना। दिस यही होता है जब आप स्टेप्स मिस करते हो। x3 हम लोग ले लेते हैं c1 c2 c3, c1 c2 c3, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। ये है हमारी इक्वेशन। डिटर्मिनेंट जीरो तो बहुत पहले करना था हमें, ठीक है। चलो इसको कर्व कर लेते हैं। सो -2k माइनस के जीरो माइनस के, 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम विल गिव मी -k, एंड वी हैव -k, देन वी हैव 0 -k, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2k, c1 c2 c3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे देखते हैं। तो पहली वाले को लेते हैं। तो -2k c1 -k c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो c1 है वो क्या आ गया, -c2/2, या फिर ऐसे लिख सकती हूँ कि c2 इज इक्वल टू -2c1। ये थोड़ा देखने में ज्यादा सुंदर लग रहा है कि जो c2 है वो क्या है, -2 टाइम्स c1 है। c2 जो है मेरा -2 टाइम्स c1 है। और अब मैं क्या लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ, है ना, या फिर इसको लेती हूँ, थर्ड वाले को लेती हूँ। थर्ड वाला इजी करेगा लाइफ, क्योंकि c1 जीरो हो जाएगा ना। और हमारे पास क्या है, -k c2 -2k c3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो c2 है वो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स c3।
तो यानी कि जो C2 है वो क्या है, -2 टाइम्स C3 है। तो अगर मैं C2 की जगह यहाँ पे -2C1 लिख दूं तो मेरे पास क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू C3। तो C1 इज इक्वल टू C3 आ गया मेरे पास, ये आ गया ना मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या क्या आया है, C2 इज इक्वल टू -2C1, C2 इज इक्वल टू -2C3 एंड C1 इज इक्वल टू C3। ये तीन चीजें आई थी। तो इससे मैं अपना x3 क्या लिख सकती हूँ, दैट अगर ये C1 है तो ये भी C1 होगा, और जो C2 है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ C1 है ना, -2 टाइम्स C1, ये हो जाएगा। गॉट इट। सो दिस इज माय एक्सप्रेशन फॉर द x3। अब जो मेरा x3 का एक्सप्रेशन आया है इसको हम लोग करेंगे नॉर्मलाइज। ओके, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए, अदर मुझे क्या करना चाहिए था, आइडियली मुझे यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए थी कैलकुलेशंस, बट चलो कोई बात नहीं। अब हमने स्टार्ट कर दिया है सॉल्व करना, तो लेट मी कंप्लीट दिस फॉर यू ऑल, ताकि अगर आपकी कोई गलती हो तो आप देख लो कि कैसे हो रहा है ये। अब हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। जब मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगी तो मुझे क्या पता है, x3 ट्रांसपोज tx3 इज इक्वल टू 1। इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज डालोगे, मैं आपको बता देती हूँ वैल्यू क्या आएगी, लेकिन आपको ये वैल्यू तो कम से कम खुद से निकालनी है। तो आप देखोगे C1 आ रहा है 1/√6। तो जो मेरे x3 की वैल्यू है वो क्या है, 1/√6m, 1 -2 1। ये मेरा क्या है, नॉर्मल मोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा इज इक्वल टू √3k/m। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग द नॉर्मल मोड्स। ठीक है, सो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 0 आ रहा था, एंड जो नॉर्मल मोड था कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट वाज 1/√3m 1 1 1, यही था। ओमेगा इज इक्वल टू √k/m के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x2 था वो था 1/√2m, एज फार एज आई रिमेम्बर ये था, है ना। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज, देख लेते हैं ना पीछे जाके। ये था 1/√2m 10 - 1, राइट, ठीक है। ठीक है, एंड जो ओमेगा इज इक्वल टू √3k/m था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x3 है दैट इज 1/√6m 1 - 1। ओके, these are my normal frequencies and normal modes. Now what do we do, now we will see इनका मतलब क्या है। ये जो है मुझे इनके मोशन की, कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मास नंबर 1, जो फर्स्ट एलिमेंट है that is corresponding to mass number 1, this is corresponding to mass number 2, and this is corresponding to mass number 3. So we have three masses, 1 2 and 3, और तीनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर 3 इस डायरेक्शन में है तो 2 भी इसी डायरेक्शन में है और 1 भी इसी डायरेक्शन में है, और तीनों का जो मोशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल है। ठीक है, यानी कि दो तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम मतलब बराबर है ना, मैक्सिमम ये बराबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा केस होता कि 3 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड दे विल मूव विद इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब दे विल मूव विद सेम डिस्प्लेस, मतलब उनका जो बेसिक, मेरे को बताना कैसे से बताऊं मैं, कि उनका जो मैग्नीट्यूड है ना डिस्प्लेसमेंट का, दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी सेम, क्योंकि तीनों वन है, तीनों वन है ना। तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का दैट इज सेम, एंड द डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, क्योंकि तीनों पॉजिटिव साइंस है। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाले केस के लिए। तो पहला एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू m1, अगला m2 एंड थर्ड इज m3। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, वी हैव 1 मास, वी हैव 2 मास एंड वी हैव 3 मास। नाउ 2 का जो कंपोनेंट है दैट इज 0, दैट मींस 2 मूव कर रहा है, इज द 2 मूविंग, सो 2 is not moving, the 2 is not moving. In that case what happens, if
3 is moving in this direction, the 1 is moving in the opposite direction. क्यों? दोनों opposite direction में क्यों move कर रहे हैं? क्योंकि sign opposite है. M1 के लिए जो साइन है वो पॉजिटिव है, M3 के लिए जो साइन है वो नेगेटिव है. तो इसका मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. 1 and 3 and 2 इज नॉट मूविंग क्योंकि 2 का डिस्प्लेसमेंट का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो 0 है ना. Similarly, one case is possible like this, that अगर 3 इनवर्ड्स मूव कर रहा है तो 1 भी इनवर्ड्स मूव करेगा क्योंकि अगर 3 इस डायरेक्शन में है तो 1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव साइन होते ही तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है. ठीक है. ओके. नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड केस. वी हैव m1 m2 एंड m3. तो बहुत बारी क्वेश्चंस में ये आ जाता है दैट एक्सप्लेन नॉर्मल मोड से क्या पता चल रहा है अबाउट द मोशन, अबाउट द डायरेक्शन of the motion of your 3 bodies जो आपके सिस्टम में है. ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी जब आप, अगर आप अपने मतलब क्वेश्चंस आप देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देखते हो. ठीक है. कॉम्पिटिटिव में तो ऑब्वियसली दे नॉट आस्क यू दिस थिंग, बट हाँ अगर आप देखो जब आप ग्रेजुएशन के पेपर्स देते हो, जब आप मास्टर्स के एग्जाम्स दोगे, उसके अंदर दे आस्क यू कि आपको क्या पता चल रहा है अबाउट द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में तीनों मासेस मूव कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 3 फ्रीक्वेंसी. ठीक है. So this is very important to understand. और अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं. So we have m1, m2, m3. So we have 3 masses. अब देखो m1 अगर बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो m3 is also moving in the same direction with the same amplitude. मैग्नीट्यूड सेम है ना. देखो यहाँ पे 1 है तो नीचे भी 1, तो सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. लेकिन जो आपका m2 है that is having a negative sign, यानी कि opposite direction, and 2 that is double amplitude. ठीक है. double the displacement. तो यानी कि इसकी जो arrow you will draw that will be twice the size. ठीक है. जो 1 और 3 की arrow है उससे डबल साइज का होगा क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, दैट इज डबल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, in the opposite direction. Similarly, I can draw this, that if 1 is moving in this direction, 3 is moving in this direction, 3 opposite जाएगा ना, it has a negative sign, and the 2 will have the opposite sign. Oh, I'm so sorry, it will not move in this direction, rather it will go in this direction, right? Because the sign is positive. अगर 1 m1 का positive है तो m3 का भी positive है. They have the same direction, and 2 will have the opposite direction and double the magnitude, है ना? So this will be the arrow that will have the length twice the arrow जो आपने 1 and 3 के लिए use करा है, and it will have the opposite sign. So this significance is very important. This significance is very important and very frequently asked in your graduation exams, in your master's exams. So I hope आपको समझ आ गया हो that how do you know कि किस डायरेक्शन में कौन से मासेस मूव कर रहे हैं, और जो बुक्स में आपके डायग्राम्स बने होते हैं उनका क्या मतलब होता है, वो डायग्राम्स बनाए कैसे हैं, लुकिंग एट दी नॉर्मल मोड्स. ठीक है. So now in this question आपसे पूछा था नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज बताइए, नॉर्मल मोड्स बताइए, और अब हमने क्या बताया है साथ में, हमने बताया है कि उन नॉर्मल मोड्स को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि जो आपके मासेस हैं वो किन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके. सो दिस ओके. सो वन लास्ट थिंग अभी एंड नहीं करते. लास्ट थिंग आई विल टेल यू हाउ टू राइट द सॉल्यूशन. आपको सॉल्यूशन अगर लिखना है अपने स्मॉल ऑसिलेशन के सिस्टम का, जो मैंने अभी सिस्टम बनाया था, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे. सो फॉर राइटिंग द सॉल्यूशन, कई बार दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स दैट राइट द सॉल्यूशन. ठीक है. सो आई एम गिविंग यू ऑल द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. जरूरी नहीं है कि वो आपसे सॉल्यूशन तक पूछेंगे. अगर वो सॉल्यूशन तक पूछेंगे तो बहुत हेवी मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का. और अगर आपसे सिर्फ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछी तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. ठीक है. तो सॉल्यूशन जनरली आपका नेट एग्जाम्स में नहीं आएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट हाँ अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो तो उसमें डेफिनेटली दे कैन आस्क यू, और बहुत अच्छा मोटा खासा मार्क्स का क्वेश्चन होगा अगर सॉल्यूशन तक पूछा है तो, क्योंकि इसके अंदर अगर बीच में कहीं गलती हो गई तो आगे का पूरा क्वेश्चन गलत है ना. तो बहुत केयरफुली अपने मैथ्स को करेंगे. अब हम लोग अब थोड़ा ज्यादा टाइम पास नहीं करते, सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं सीधा सीधा.
So how to write the solution? We have eta 1, eta 2, eta 3 is equal to, so we will all, so हम लोग क्या करेंगे, हम जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हमने कोई बाउंड्री कंडीशन से लगा के, इनिशियल कंडीशन लगा के, हमने कोई कांस्टेंट्स नहीं निकाले हैं, कोएफिशिएंट्स नहीं निकाले हैं तीनों नॉर्मल मोड्स के लिए, तो हम लोग कांस्टेंट्स के टर्म में लिखेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन इज C1 टाइम्स द नॉर्मल मोड, सपोज फर्स्ट टाइम राइटिंग फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो पहले हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं, so x1 से मल्टीप्लाई, तो C1 x1, हाउ टू राइट, आई एम टेलिंग यू, C1 x1 e raised to power iota omega 1 t plus C2 x2 e raised to power iota omega 2 t plus C3 x3 e raised to power iota omega x3 t, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट द सॉल्यूशन। तो अब हमें इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है, तो C1 x1 क्या है मेरे पास, अपॉन रूट 3m, आई हैव 111 e raised to power iota omega is what, 0t, ठीक है, प्लस C2 अपॉन रूट 2m 10 minus 1 e raised to power iota omega 2t, that is omega is root k by m times t, plus C3 upon root 6m, and we have inside 1 minus 2 1 e raised to power iota 3k by m, and we have a t, ठीक है। I hope it is visible. So this is your general solution of the problem that we did, ठीक है। So this is the general solution of the problem जो हमने अभी start करी थी, okay. So I will end the class over here now. I think the class has been very long. हमने एक बहुत लंबा question try करा आज समझने का। I hope you understand now the, जो मैंने आपको ट्रिक्स दिखाई पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए, वो लिखते कैसे हैं आपको अच्छे से समझ आ गया हो। I know the class is lengthy, definitely the video is lengthy, but आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा जो आपको कॉलेज में भी नहीं समझ आएगा, कि जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं हमारा आधा टाइम दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। आई हैव बीन देयर, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी देखे हैं, आई रिस्पेक्ट एवरी टीचर, बट आई होप I could help you in understanding the small oscillations wala problems and the theory. In the next class, we will be trying more complicated problems like this. So I'm telling you what kind of problems we will be doing. So we will have a mass over here, then we have a spring, and then we have a mass over here. We will be looking at this problem. We will write the potential energy, kinetic energy, and we will find the normal modes and frequencies. Then one question which very frequently comes in exams, और ये मेरे भी exam में आया था. So I remember that a system like this. Okay, so you have a system like this. And इसके normal modes and frequencies निकालना, ये question is also a very, very important question. Then you have a question like this, that you have a mass over here and you have a mass over here. So I'm giving you these questions so that you try them yourself once, ठीक है। आप इनको एक बार खुद करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो I will definitely upload a video. मैं करके बताऊंगी आपको कैसे करना है. I will do everything to help you all. So the question is that you have a mass m over here and you have 3k's, and you try to solve this question. Okay, you have 3 masses over here and you have spring constant k, and you try to solve this question. You have 2 masses over here, you have 2 spring constants. You try to solve this question. Okay, so yeah. So sorry. So these are your 3 homework questions. Try these questions. इतना भी आपको अच्छे से अगर समझ आ गया हो तो I will, और अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज डू सी माय नेक्स्ट वीडियोस। इतना अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं इसको अपनी जीत समझूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड डू लाइक माय वीडियो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, डू लाइक माय वीडियो एंड कमेंट इफ यू लाइक इट, and share it with your friends, and do subscribe my channel. Okay, thank you so much everyone, and bye bye. I hope you achieve all your dreams in your life. Bye bye everyone.